फिर हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। ट्रायड्स, ट्रायड्स जो है हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है वो किसने पेश किए थे, डॉब्रीनर ने। उसने कहा था कि रैंडमली अगर हम दो एलिमेंट्स को ले लेते हैं, जैसे कि लिथियम है और ये पोटाशियम है, लिथियम को का मैस और पोटाशियम का मैस प्लस करके उसका एवरेज ले लें तो हमारे पास जो नया मैस आएगा वो एक उनके दरमियान वाला होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर हम इसकी मैस की बात करें तो इसका मैस है 6.9 मतलब कि तकरीबन 7 है, ठीक है, लिथियम का, और पोटाशियम का 39.1 मतलब कि ऑलमोस्ट 39 है। तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2 23 आ जाता है, जो कि किसका मैस है, सोडियम का। तो ये उसने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि हमारे पास जब दो रैंडम हम लें तो दरमियान वाला वही आएगा जो कि उसके एवरेज मैस आता है, ठीक है। ये बात समझ आई। अच्छा, इसी तरह अगर कैल्शियम और बेरिलियम करते हैं तो इसके दरमियान स्ट्रॉन्शियम आ जाता है, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन और आयोडीन के दरमियान करते हैं तो ब्रोमीन आ जाता है। तो ये हमारे पास किस तरह आते हैं, अरिथमेटिक मीन या एवरेज से हम निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसने भी मैथ्स के हिसाब से वो किए थे। फिर इसके बाद जो है एक और कंसेप्ट था जो कि हमारे पास ऑक्टिव्स था। लॉ ऑफ ऑक्टिव्स जो है न्यूलैंड ने दिए थे। उसने कहा था कि अगर हम इंटरवल ऑफ 7 मतलब 8 करके ग्रुप्स बना लेते हैं, 8 करके हम, ये 8 ग्रुप्स हैं ना सारे, ठीक है, 8 करके ग्रुप्स बना लेते हैं, 7 इंटरवल या 8 ग्रुप एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास जो है उसमें जो नेक्स्ट जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। तो ये जो हमारे पास ये रो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होती हैं, सारी पूरे के पूरे रोज़ की कॉलम की जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। तो इसने भी जो है वो क्या किया था, 8 के फॉर्म में अरेंज किया था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स किया था। फिर इसके बाद जो है एक और कंसेप्ट था, इसने भी उसको ही फॉलो किया था पीछे जो है न्यूलैंड को, लेकिन इसने क्या कहा था, थोड़ी सी बात चेंज कर दी थी। उसने कहा था कि एटॉमिक मैसेस के हिसाब से अगर मैं रोज़ अरेंज कर लेता हूँ, और कैसे रोज़ अरेंज कर लेता हूँ कि हर एक रो में जो वैलेंस शेल है वो क्या है, सेम आ जाए। वैलेंस शेल का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल सेम आए, मतलब कि पहला जो ग्रुप है, जो पहली रो है उसके अंदर जो वैलेंस शेल होगा वो पहला ही होगा, दूसरा जो रो है उसमें दूसरा वैलेंस शेल होगा, जो तीसरी रो है उसमें वैलेंस शेल वो तीसरा होगा। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ़र्क होगा, जैसे कि हमारे पास पहले के अंदर एक में 1 होगा, फिर दूसरा जो कंपाउंड होगा उसमें 2 होंगे, फिर जो अगर हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो 1 से स्टार्ट होगा और 8 तक जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक एक करके उसने अरेंज किया, तो ये हमारे पास क्या हुए, उसने कहा था कि मैथ्स की फॉर्म में उसको हम अरेंज करें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम आ जाती हैं, ठीक है। इसका भी का जो कंसेप्ट था वो सेम ही था, और इसने भी जो है वो मैथ्स के हिसाब से ही अरेंज किया था। फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट आया था, उसने कहा था कि हमारे पास मैथ्स के बजाय अगर हम किस चीज़ में अरेंज कर लें, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मैथ्स में फ़र्क क्या है, पहले ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं, तो दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और जबकि एटॉमिक मैस क्या होता है, साथ में अगर आप ऐड कर दो किस चीज़ को, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मैस आ जाएगा, समझ आइए। तो हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एटॉमिक मैस, अभी तक जितनी भी अरेंजमेंट हो रही थी वो एटॉमिक मैस पे हो रही थी। अब जो हमारे पास अरेंजमेंट है, ये मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल था उसने अरेंजमेंट किस बात पे की, एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर पे जो है उसने कहा था कि ये एक एटॉमिक नंबर पर जब हम करते हैं, अगर हम पीछे अगर हम ग्रुप्स देखें तो हमारे पास जो है ये देखें एक ही जगह पे 2-2 प्लेस हो रहे थे मैथ्स के हिसाब से, क्योंकि कुछ एटम्स के मैसेज जो है हमारे पास वो सेम होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उसको अवॉइड जो है हमारे पास, इसने कहा था कि हम अगर एटॉमिक नंबर से जो है अरेंज कर लेते हैं तो वो हमारे पास ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है,
ठीक है। तो उसने हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोज़ले के हिसाब से ही है। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमारे पास जो है जो लेफ़्ट कॉर्नर पे होते हैं ये होते हैं मेटल्स, राइट कॉर्नर पे जो ये वाले हैं ये मेटल नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास मेटलाइड हैं, ये जो इस कलर के हैं, और ये जो है ये भी मेटल्स हैं लेकिन इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, प्रॉपर्टीज़ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से, तो इसका इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है इसलिए इसको क्या कहते हैं ट्रांजिशन, चेंज होने वाली। फिर हमारे पास है फार्मूला। फार्मूला हमारे पास जो है केमिकल फार्मूला किसी भी चीज़ का हमारे पास सिंबॉलिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल क्या है H, ऑक्सीजन का सिंबल जो है हमारे पास वो क्या है O। तो हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं, जैसे कि वाटर की बात करें तो उसको हम H2O लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं केमिकल फार्मूला कहते हैं। फिर उसकी टाइप्स हैं आगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, फार्मूला यूनिट्स है। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का हो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड होते हैं उनका जो फार्मूला होगा वो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, जैसे कि C6H6। और अगर हमारे पास फार्मूला यूनिट है वो आयनिक कंपाउंड्स का, हमारे पास जो है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके फार्मूला को हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे कि NaCl और BaCl जो है हमारे पास क्या है वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। फिर इसकी एक और तरीके से भी डिवीज़न हुई है, एक तो हमने बात की है आयनिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और एक हम फिर बात करते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर। तो हमारे पास ये भी इसकी टाइप्स हैं, ये भी इसी में लिखी हुई है हमारे पास मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारे पास अगर मैं एक्चुअल नंबर, इसकी डेफिनेशन अगर इसके हिसाब से अरेंज करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर मैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली कितने एटम्स होते हैं बेंजीन के अंदर, तो कार्बन के 6 होते हैं, हाइड्रोजन के भी 6 होते हैं। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि फार्मूले के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि हमारे पास जब उसकी सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो शो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला आता किस तरह है कि ये इसको किसी भी एक टेबल पे के सारे डिवाइड हो जाए, जैसे कि 6 पे डिवाइड हो रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा तो CH बन जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो हमारे पास इसको अगर हम 6 पे डिवाइड कर दें तो इसका फार्मूला आ जाएगा CH2O, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। और स्ट्रक्चर जो है हम अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स जो कि दो एटम्स को प्लेस्ड करती है, फिल्म करती है, एक जगह पे रखती है, तो उसको हम क्या कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है फिर बॉन्डिंग की टाइप्स है 4 किस्म की। एक हमारे पास है आयनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और मेटालिक। तो हमारे पास जो सबसे पहले है हमारे पास वो है आयनिक। आयनिक जो है हमारे पास वो इसको हम कहते हैं ये डोनेशन और एक्सेप्टेंस। एक जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक हमारे पास क्या करता है एक्सेप्ट करता है। तो डोनेट करने वाले इसमें जो है ये क्या होता है सखी होता है, ये कहता है कि मेरे पास जो फालतू पड़ा है वो आप ले लें, दूसरे को दे देता है, इसके साथ कोई सरोकार नहीं होता है। क्यों करता है, स्टेबिलिटी के लिए, बॉन्ड हम बनते ही स्टेबिलिटी के लिए। तो इसमें क्या है, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 10 जो है हमारे पास 2 रूल्स होते हैं, एक डुप्लेट रूल होता है और एक ऑक्टिव रूल। डुप्लेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हमारे पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल है। तो हमारे पास जो है, जबकि अब यहाँ पे जो है वो सिंगल आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इसको, क्योंकि डुप्लेट रूल जो है वो सिर्फ फर्स्ट शेल में होता है, तो हमारे पास जो है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको कितने और चाहिए 7। तो ऐसा तो कोई सखी नहीं है कि 7 चीज़ें इसको दे दे। तो ये क्या करता है
कि इसके पास जो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम ने अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। ठीक है, सही है। जबकि हमारे पास ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड जो है हमारे पास, इसके पास लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 7 है, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको एक और अगर मिल जाए तो ये कितने कंप्लीट कर लेगा, 8, तो स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। सही है। तो इसके और इसके कंबाइन होने से क्या बनता है, NaCl बनता है। तो Na और Cl के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड जो है वो, एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एक ने एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास जो ऐसी बॉन्डिंग जिसमें एक डोनेट करता है और एक एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयन बनता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन बनता है उसको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है फिर कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास ये शेयरिंग से बनता है, ये दोस्ती वाले बॉन्ड होते हैं कि इसमें हम चीज़ें शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास, इसके पास जो चीज़ नहीं होती वो ये ले लेता है इससे, और जो इसके पास नहीं होती वो इससे ले लेता है। मिसाल के तौर पर हम हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और फ्लोरीन है जिसके पास आउटर मोस्ट में 7 है, टोटल 9 है। ठीक है। अब अगर मिसाल के ऊपर ये अपना इसको दे देता है तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये अपने 7 दे नहीं सकता सारे के सारे, तो इसलिए क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह के जो कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या करता है, शेयर कर लेते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर कर लेता है, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है। तो हमारे पास ये इस तरह बन जाता है जिस तरह ये शो हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर से आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से आ गया। तब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है शेयर हो गए। अब जो है शेयर हो गए तो अब जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसके पास कितने कंप्लीट हो गए, 2, और इसके पास कितने कंप्लीट हो गए, 8, एक ये और 6 ये। तो इसने भी कंप्लीट कर लिया और इसने भी कंप्लीट कर लिए, तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो हमारे पास जो है HF कंपाउंड बन जाता है, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। ये किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। इसमें क्या होता है कि शेयरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों देते हैं, दोनों तरफ से शेयरिंग होती है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें भी शेयरिंग होती है, लेकिन इसमें शेयरिंग जो है हमारे पास किस तरह होती है कि हमारे पास जो है इसमें पूरा का पूरा पेयर जो है वो दे देता है। अगर हम इसमें गौर करें, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी बॉन्ड, इसमें कितने हैं, 6 हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 वो हैं, 6 हैं। इसमें कितने, 8 ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये खुद स्टेबल है, लेकिन इसका जो दोस्त है वो अनस्टेबल है। ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपना जो पेयर है वो उसके साथ दे नहीं देता, बल्कि क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो क्या हो जाता है कि इसके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसी तरह रह जाते हैं, लेकिन इसके पास जो 2 कम थे वो यहाँ से ले लेता है। तो ये शेयरिंग से बन रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा पेयर जो है वो उसके साथ शेयर कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसमें पूरा का पूरा पेयर शेयर होता है। जबकि मेटालिक बॉन्ड में हमारे पास ये होता है कि पॉजिटिव एक C होता है, मेटल जितने भी होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो हमारे पास जो इस तरह का बॉन्ड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन से बने रैंडमली, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, इसकी मैं 4 डेफिनेशन लिख लेता हूँ, वो डेफिनेशन जो है सारी फॉलो हो जाएंगी। ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास 3 लिखी हुई हैं, चौथी इसके साथ मैं लिख लेता हूँ। रिडक्शन में हमारे पास एक और आ जाता है कि हमारे पास जो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन में क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, या फिर हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है
उसमें क्या होगा कि ऑक्सी एडिशन होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा मतलब कि गेन होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और हाइड्रोजन भी लॉस होगा, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, पहले दो पॉइंट जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन जाएगा तो वो रिडक्शन, आएगा तो वो ऑक्सीजनेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी हमने एक बात की सोडियम वाली, जो बात की हमने, सोडियम हमारे पास क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, और क्या हो जाता है कि इसके ऊपर नॉर्मली जो वो होते हैं उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्या बन गया, Na+1 बन गया। तो ये क्या हुआ, ज़ीरो से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, +1। तो +1 ज़्यादा है या ज़ीरो, +1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। जबकि हमारे पास जो है दूसरा, हमने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन जो है हमारे पास ये भी नेगेटिव था, सॉरी ज़ीरो था, लेकिन इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी, ज़ीरो, लेकिन अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। तो -1 जो है वो क्या है, ज़ीरो से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, रिडक्शन, और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है, सही। तो हमारे पास जो है इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हम अगर देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल हैं, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे कि Fe है, Fe से 2+ हो रहा है, तो 0 से 2+ हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, लॉस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो हमारे पास रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ये -1 से 0 हो रहा है, तो इंक्रीज इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो ये रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, एक ऑक्सीजन था यहाँ पे 2 हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी 4 डेफिनेशंस के हिसाब से। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो हमारे पास ऑक्सीजन ऐड होगा, या तो हाइड्रोजन लॉस करेगा, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होगा, और साथ में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर रिडक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा, हाइड्रोजन गेन होगा, और साथ में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गेन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये जैसे कि हमारे पास Fe3+ है, Fe3+ से +2 हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हमारे पास Fe3+ क्या हो रहा है, इसकी हमारे पास रिडक्शन हो रही है, और हमारे पास Fe2+ से V2+ से 3+ बन रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है जिंक जो है वो 0 है, और Fe3+ जो है वो 3+ से 2+ बन रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये 0 से +2 हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो +3 यहाँ पे +3 से +2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो 3+ से क्या हो गया, 2+ हो गया, तो ये क्या हुई, ये हमारे पास इसमें हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन किया, तो गेन होने की वजह से हमारे पास जब गेन होगा तो नेगेटिव ऐड होगा ना, तो ये 3 -1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास +2 आ गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होती है, और इसमें क्या है, ये -1 है, इससे हमारे पास क्या बन रहा है, 0। तो इसमें क्या हो रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है नीचे जो है Fe3+ है, Fe3+ से 2+ बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो रहा है, और साथ में हमारे पास जो है जब ये लॉस करेगा तो हाइड्रोजन की लॉस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हमारे पास ये जो है हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो रिएक्शंस है वो सिमल्टेनियसली हर एक रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास एसिड और बेस, ये लास्ट हमारे पास जो है इसका ऑब्जेक्टिव है कि एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस के 3 कंसेप्ट हैं। सबसे पहले जो है आर्हेनियस की जो थ्योरी थी, उसने कहा था कि हमारे पास जो कि हाइड्रोजन डोनर होंगे, जैसे कि HCl इसमें हाइड्रोजन है, ये डोनेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन डोनर को उसने कहा था एसिड, और जो हमारे पास हाइड्रोक्सल डोनर होंगे, हाइड्रोक्सल आयन, तो हमारे पास वो क्या होंगे, वो बेस होंगे। ये आर्हेनियस की थ्योरी थी। लेकिन इसमें हमारे पास जैसे कि NH3 है, ये हमारे पास है बेस, तो ये तो हमारे पास इस कंसेप्ट के लिहाज से गलत हो गया, तो इसलिए इसके लिए एक और कंसेप्ट आया था हमारे पास, जिसको हम ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी ने हमारे पास ये कहा था कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जैसे कि NH3 है, NH3 ने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया और NH4 बन गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, बेस। इसने क्या किया, एक लॉस किया, हमारे पास OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, हमारे पास एसिड हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास H पॉजिटिव डोनर जो होंगे, और लॉस करने का मतलब है डोनर, तो हमारे पास वो क्या होंगे, एसिड, और एक्सेप्टर जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तीसरा जो कंसेप्ट था वो हमारे पास लिविस ने दिया था। लिविस ने प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन की तरफ गया, मतलब नेगेटिव चार्जेस की तरफ गया। तो पहले हमने कहा था कि प्रोटॉन डोनर जो होंगे वो एसिड होते हैं, तो अब हमारे पास क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो इसके बजाय हमारे पास क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्जेस हमारे पास जो एसिड होंगे वो एक्सेप्टर होंगे, एक्सेप्टर ऑफ लॉन पेयर जो होंगे वो लिविस एसिड होंगे, और जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो हमारे पास लिविस बेस होंगे। जैसे कि हमारे पास, और इसका कंसेप्ट जो था वो भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पर ही था। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसमें अगर हम देखें, ये जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें कितने हैं, 6 हैं। बॉन्ड में 2-2 होते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 6 हो गए। तो हमारे पास ये 6 से 8 पूरे करेगा, तो हमारे पास ये जो पेयर है ये डोनेट कर देता है। ये वही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला कंसेप्ट है। जब ये डोनेट कर लेगा, डोनेट नहीं सॉरी शेयर कर लेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने डोनेट किए हैं और ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये जो डोनेशन वाला होगा वो लिविस बेस होगा, और लिविस एसिड जो होगा वो एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इसकी समरी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसिड जो होता है हमारे पास वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बेस भी कंडक्ट करता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, और ये जो है रेड को ब्लू करता है। ठीक है, इसका जो है सोर टेस्ट होता है और इसका बिटर टेस्ट होता है। ये हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन, और ये हमारे पास जो है बेस और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, ये ऐसा रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ये इसकी सिंपल सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आज तक का जो लेक्चर था वो इतना था। इसमें जो हमने लास्ट में पढ़ा है समझ आई।